गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में एंड आवर चैप्टर इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टुडेज टॉपिक इज़ कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। तो आज हम कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। ओके, तो फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? तो business environment is the totality of all external forces which are outside the control of the business enterprise but affects the performance of the business। यानी वो सभी external forces जो business के कंट्रोल में नहीं हैं, outside the control हैं, जो बगैर business की performance को affect करती हैं, वो सब business environment में आती हैं। यानी बेसिकली है क्या business environment? सारी external forces। तो यानी एक्सटर्नल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटरनल भी है, बट इंटरनल फोर्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस मीन्स जो बिजनेस इटसेल्फ होता है, बिजनेस के अंदर के जो काम हैं वो सब इंटरनल फोर्सेस में आते हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है क्या? सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस सभी टोटलिटी में मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट करती हैं। और क्यों करती हैं? क्योंकि वो कंट्रोलेबल नहीं होती हैं, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज है। एट द सेम टाइम वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती है, इसलिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट बताती है। हम आगे बात कंटिन्यू करते हैं इसी को। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसी के बेसिस पर जो मीनिंग हमने पढ़ा उसी के बेसिस पर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट इज ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? केवल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इसमें कोई इंटरनल फोर्सेस नहीं है, कोई इंटरनल फैक्टर्स नहीं है। यानी बिजनेस के इनसाइड मैटर्स को इसमें डिस्कस नहीं किया था, केवल आउटसाइड सोर्सेस, आउटसाइड फोर्सेस जो भी हैं, आउटसाइड फैक्टर्स जो भी हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो ही इसका पार्ट है। सेकेंडली, जितने भी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या फोर्सेज हैं, ये सब अनसर्टेन है। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, उन्हें कंट्रोल किया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये अनसर्टेनिटी भी रहती है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, जो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, ये एक्सटर्नल फोर्सेस को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पेसिफिक फोर्सेस की। स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये सब हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। और ये मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि ये सभी ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, यानी कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन जुड़ा हुआ है। तो स्पेसिफिक फोर्सेस सारे कौन से होते हैं? ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं स्पेसिफिक पार्ट को हमारे बिजनेस के। एट द सेम टाइम कुछ जनरल फोर्सेस भी हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल कंडीशंस, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। बट स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस में फ़र्क क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस पर्टिकुलर इंटरप्राइज को अफेक्ट कर सकती है, जबकि सोशल, पॉलिटिकल ये एक नॉर्मल बिजनेस इंटरप्राइज को अफेक्ट करती है, और इसमें एट द सेम टाइम कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता। जैसे सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, तो सोशल मीन्स सोशोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, हमारे सोसाइटी में कोई चेंज आया जिसकी वजह से पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड बढ़ गई। जैसे मान लो अब दीपावली की फेस्टिवल आ रहा है, तो उस समय पर उससे रिलेटेड जो भी इंटरप्राइजेज होंगी जो उससे रिलेट करती हैं प्रोडक्ट्स में, उनके बिजनेस ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में कोई चेंज आया, उससे हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएं हमारे बिजनेस मैटर्स के अंदर। हम हो सकता है प्रमोशन करें एफडीआई का, हो सकता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, तो उससे हो सकता है ओल्ड टेक्निक जो थी वो ऑब्सोलीट हो जाए और उसकी वजह से उनका काम थोड़ा डाउन हो जाए। लीगल कंडीशंस में कुछ चेंज आ जाए, तो ये हर इंटरप्राइज को अफेक्ट करती है, जबकि स्पेसिफिक फोर्सेस जो होती हैं वो पर्टिकुलर इंटरप्राइज को अफेक्ट करती है। तो हमने फोर्सेस की बात भी कर ली। नंबर 4 इज डायनामिक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक नेचर का होता है, ये फ्लेक्सिबल है, चेंज हो जाता है, एट द सेम टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग रेगुलरली, यानी फ्रीक्वेंट चेंज भी होता है इसके अंदर। यानी अब जज नहीं कर सकते कि आज ये इन्वायरमेंट चल रहा है तो कल ये एज इट इज सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा। माइट बी कि वो एज इट इज सस्टेन भी रहे, हो सकता है कि वो चेंज भी हो जाए। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि उसका डायनामिक नेचर भी है। और नंबर 5th पॉइंट जो है कि इसके जो भी फैक्टर्स जो हैं, जो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, वो इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कोई सोशल फैक्टर का इम्पैक्ट ऐसा आए कि
आपके दूसरे स्पेसिफिक फोर्सेस पे भी पड़ जाए, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को अफेक्ट करता है, इसलिए ये इंटर रिलेटेड भी है। और नेक्स्ट फीचर जो है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या मतलब कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, हम एक छोटे से चेंज को भी समझ नहीं पाएंगे। एक मिन्यूट सा चेंज हुआ हमारे इन्वायरमेंट में, हो सकता है वो हमारे बिजनेस को बहुत लार्जली इम्पैक्ट करे, हो सकता है हमारा बिजनेस उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाए। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि उन्होंने बताया कि छोटा सा चेंज भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आया और थोड़ा सा उन्होंने रिग्रेशन पॉलिसी टैक्स को लेके स्टार्ट कर दी और टैक्स स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किया, यानी मान लीजिए जो टैक्स रेट पहले चल रहा था 30% उसको 25% कर दिया। ये 5% गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा छोटा सा चेंज होगा, बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत इंपैक्टफुल चीज़ है। इससे वो बहुत ज़्यादा इंकरेज होंगे और बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी एक इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि क्या है, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। रिलेटिविटी का मतलब एक दूसरे से रिलेशन होना। यहाँ पर हम ये बात करें रिलेटिविटी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यानी हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस बिल्कुल वेरी करते हैं। एक पर्टिकुलर कंट्री का जो टेस्ट या प्रेफरेंस होगा या कल्चर होगा या ट्रेडिशंस होगा या कस्टम्स होंगे, वो बिल्कुल डिफर करेंगे दूसरी कंट्री से। इवन रीजन टू रीजन भी ये वेरी करता है, इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज भी डिफर करता है। हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, कि किसी एक इंटरप्राइज के लिए कोई चीज़ फ्रूटफुल हो, दूसरे के लिए वो हजार्डियस भी हो सकती है और नुकसान भी दे सकती है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर बैन ऑन पेट्रोल व्हीकल। हो सकता है माइट बी इन फ्यूचर कि पेट्रोल जो व्हीकल्स हैं उन पे बैन हो जाए। तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज पेट्रोल व्हीकल में डील कर रही हैं उनके लिए तो प्रॉब्लमेटिक एरिया होगा, बट ये सर्टनली इनकरेज करेगा उन कंपनीज को जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि उस समय पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई हम जूसेस जो पीते हैं आज की डेट में, या हम कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं बेसिकली, उसमें यदि पेस्टिसाइड्स को यदि बैन कर दिया जाता है या बैन कर दिया गया है इनफैक्ट अभी तो इससे क्या होने वाला है, वो तो डिस्करेज हुए जो कोल्ड ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी कंपनीज, बट एट द सेम टाइम डोर्स ओपन हो गए उन कंपनीज के लिए जो फ्रेश जूसेस पे डील करते थे। जूस के लिए एक मार्केट डेवलप हो गई। तो ये फीचर क्या बताती है, रिलेशन, यानी एक चेंज हो सकता है एक कंपनी के लिए बेटर हो, बट ये दूसरे के लिए नुकसान भी कर सकता है, और एक जो दूसरे के लिए नुकसान कर सकता है वो हो सकता है पहले के लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक हैप्पीनेस हो, उसके लिए एक इंकरेजमेंट हो, उससे वो बिजनेस को और ग्रो कर सकता हो। ओके, तो हमने अभी 7 फीचर्स के बारे में पढ़ा। एक बार मैं दोबारा से जल्दी से रिव्यू करता हूँ कि फीचर्स क्या क्या हुई। पहली बात, इट कंप्राइज ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, इसमें कोई इंटरनल फोर्सेस या फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे। सेकेंडली, जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो सारे अनसर्टेन है, यानी बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोलेबल है ही नहीं। तीसरा, इसमें हम फोर्सेस को लेते हैं जो कि जनरल भी हो सकती हैं और स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। जैसे जनरल बताया मैंने आपको, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एंड स्पेसिफिक में बताया मैंने आपको जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर, ये सभी फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नंबर 4, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक नेचर का होता है, ये फ्लेक्सिबल भी है और ये बार बार चेंज होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब चेंज होना, और कीप्स ऑन चेंजिंग मींस फ्रीक्वेंट चेंज होना, इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं डायनामिक इन नेचर। और नंबर 5, इंटर रिलेटेड है सारे फैक्टर्स, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर्स को भी अफेक्ट करेगा। और नंबर 6, कॉम्प्लेक्सिटी है इनमें, यानी इसके इम्पैक्ट को समझा नहीं जा सकता, एक छोटा सा इम्पैक्ट भी आपके बिजनेस को लार्जली इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर 7 इज रिलेटिविटी, ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में थोड़ा चेंज आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि एक कंट्री के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, दूसरे के लिए भी प्रॉब्लमेटिक ही होगा, दूसरे के लिए वो फ्रूटफुल भी हो सकता है। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हमें किस लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की जरूरत क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको हमने कुछ पॉइंट्स के अंडर में स्पेसिफाई किया है। तो 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट पॉइंट इज इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लिया या अच्छे से स्कैन कर लिया है, इट विल डेफिनेटली इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। एक अच्छी कंपनी वही होती है जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करती है और अच्छे से स्कैन करती है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है
उसी समय उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प या ग्रैब कर लेती है, जिससे उसका बिगनिंग में ही फ़ायदा उठा लिया जाए। तो इसी को बोलते हैं इनेबलिंग द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब आप पहल करो, इनिशिएट करो और जल्दी से उस पोजीशन का, उस इनिशिएशन का एडवांटेज उठा लो जो शायद बाद में ना मिल पाए। यानी बेसिकली दूध उबलते ही क्रीम हमने ले ली उसमें से, जैसे ही हमने बॉईल किया मिल्क को, उसमें क्रीम आई या दूध उसमें मलाई आई, वो हमने उसी समय ले ली। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे एग्जांपल के लिए मारुति को मालूम है कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर जो कार की रिक्वायरमेंट है वो लोअर सेगमेंट में ज़्यादा है। तो उसने इस बात को जल्दी से समझ लिया और उसने मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करी लोअर सेगमेंट कार की, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मारुति कार ने उठाया। उसके बाद और कंपनीज में ने भी इंट्रोड्यूस करी लोअर सेगमेंट की कार, बट मारुति ने इनिशिएट करके उसका एडवांटेज उठा लिया। तो यही था फर्स्ट पॉइंट हमारा, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स इन अर्ली वार्निंग सिग्नल बेसिकली। अब यदि हमने अच्छे से स्कैन करा है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो हम थ्रेट्स को भी जल्दी महसूस कर लेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि हमने पिछले वाले पॉइंट में हमने बोला अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। यदि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि खाली अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपके सामने थ्रेट्स भी आएंगे, सिग्नल्स भी दिखेंगे आपको कि ऐसा होने के चांस है फ्यूचर में। तो आपको जल्दी से उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप आगे फ्यूचर में सस्टेन रह पाओगे। तो आइडेंटिफाई करना थ्रेट्स, जैसे अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जो कंपनीज मैनुअल वर्क कर रही थी और उन्होंने मैनुअल पर ही अपने आप को सस्टेन रखा और उन्होंने अपने आप को इक्विप नहीं किया डिजिटाइजेशन की तरफ, तो आज वो पीछे रह गई कंपनीज। तो आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, ये एक इंपॉर्टेंट स्कैनिंग है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो हमें हेल्प करती है कि फ्यूचर में क्या क्या हमारे सामने थ्रेट्स आ रहे हैं और हमें क्या क्या सिग्नल मिल रहे हैं, हम उसको आज ही समझें और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लें, जिससे कि फ्यूचर में हम बिजनेस में सस्टेन कर पाएँ। थर्ड पॉइंट है हमारा टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। यदि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी किया, स्कैनिंग करी एनवायरनमेंट की, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें फ्यूचर में किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू हमें हेल्प मिलती है कि हम जल्दी से उन रिसोर्सेज को टैप कर लें, उनको रोक लें अपने पास और उनको असेंबल करना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि हम रिसोर्सेज वो इकट्ठे करें जो फ्यूचर में ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपका, मान लीजिए एक ब्लैक एंड वाइट टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उन्होंने अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए कि मैं मार्केट में सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाऊंगी या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उन्होंने रिसोर्सेज बहुत सारे इकट्ठे करके रख लिए पहले से ही और मैन्युफैक्चरिंग भी करनी शुरू कर दी और बहुत सारा स्टॉक मेंटेन कर लिया। इसका मतलब ये ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि फ्यूचर में चेंजेस आने के चांसेस थे। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड ही नहीं रही है मार्केट में। इवन अब ब्लैक एंड वाइट छोड़ो, कलर टीवी की, एलसीडी की, एलईडी की डिमांड भी नहीं रही है। अब तो हाई डेफिनेशन टीवी आ रहे हैं। तो इसका मतलब यदि आप अभी भी सस्टेन रहेंगे पुराने वाले रिसोर्सेज को लेके, पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके, तो आप रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से इकट्ठे करेंगे, टैप करेंगे, असेंबल करेंगे, जो कि यूजफुल ही नहीं है आपके लिए। तो आज की डेट में यदि आपने अच्छे से स्कैनिंग करी है, आप फ्यूचर के कस्टमर की डिमांड को समझ रहे हो, तो उसी हिसाब से आपने रिसोर्सेज को टैप करना है और असेंबल करना है। यही आपको हेल्प करेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि हम स्कैन करें और यूजफुल रिसोर्सेज जो है आपके फ्यूचर में जो डिमांड होने वाले हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट में अपने उन गुड्स को फुलफिल कर पाओगे, कस्टमर की डिमांड को जो फ्यूचर में वो डिमांड करने वाले हैं, उसी हिसाब से आपने रिसोर्सेज को टैप किया और असेंबल किया। तो थर्ड पॉइंट हो गया टैपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं हम। फोर्थ पॉइंट है हमारा असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। यदि आपने प्रॉपर स्कैनिंग करी एनवायरनमेंट की और उसके हिसाब से प्लान किया है और स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी आप उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर लोगे। जैसे आज की डेट में हमें मालूम है कि हमारे कंट्री के अंदर इतना फैल गया ये कोरोना वायरस, जिसकी वजह से क्या हो गया है, हम रिस्ट्रिक्ट हो गए अपने घर के अंदर। नियर बाय टाइम पे हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी कंट्री अच्छा इस प्रॉब्लम से निकल के बाहर जल्दी से जल्दी आएगी, तो हम वापस अपनी रूटीन लाइफ पे आएंगे। टिल टाइम ये तो इम्पॉर्टेंट बात हो चुकी है कि आज की डेट में हम अपने एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और हो सकता है नियर बाय टाइम पे हम अपने एरिया यानी अपने रीजन से बाहर निकलें, इवन अपनी कंट्री में विजिट करें, बट हो सकता है नियर कंट्रीज़ में विजिट करना इतना आसान अभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक प्रॉब्लमेटिक बात हो गई किसके लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, यानी जो टूरिज्म में डील कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि उनके लिए अब कस्टमर्स बाहर के लिए जो जाते थे घूमने के लिए वो नहीं जा पाएंगे। बट सर्टेनली एक और डोर ओपन हो रहा है इससे कि जो हमारी डोमेस्टिक जो हमारी जो जगह हैं जहाँ पर हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ के लिए एक ओपन हो गया है डोर। तो इस
बात को जल्दी से ग्रैब करना, इस अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी से ग्रैब करना और इसका फ़ायदा उठाना, ये एक अच्छी पॉलिसी होगी, स्ट्रैटेजी होगी उनके लिए जो डील करते थे पहले इंटरनेशनल टूरिज्म में, अब वो डोमेस्टिक टूरिज्म में यदि डील करेंगे तो उसके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए प्लानिंग करना, पॉलिसी बनाना, ये कब हो पाएगा? जब हम स्कैन करेंगे अपने इन्वायरमेंट को। अब 5th पॉइंट की तरफ आते हैं, हम अपने कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। हमें मालूम है कि चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि डायनामिक नेचर का है। तो यदि आपने उसके नेचर को नहीं समझा तो आप प्रॉब्लम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। हम जल्दी से जल्दी उस चेंजेस को समझें और समझने के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस इम्पैक्ट ला रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया डिजिटाइजेशन का, यानी आपने डिजिटाइजेशन को नहीं अभी अपने अडॉप्ट किया तो मुश्किल हो जाएगी। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में सभी चीज़ डिजिटलाइज हो रही हैं, तो आपने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, बिजनेस इंटरनल इन्वायरमेंट को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना है, जिससे कि आप उनके साथ मैच कर पाओ। यदि आप उनके साथ मैच नहीं कर पाओगे तो आप कंपटीशन में फेलियर हो जाओगा, आपका फेलियर हो जाएगा, आप फेस ही नहीं कर पाएंगे कंपटीशन को। इसका मतलब ये है कि आपने कॉप करना है विद द रैपिड चेंजेस मेड इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंगली अपने इन्वायरमेंट को, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है आपका बिजनेस का, उसको चेंज करना है, तभी आप मैच कर पाएंगे। और नंबर 6 पॉइंट पे आते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। हमने क्या करना है इसमें इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस में? प्रॉपर स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू इम्प्रूव। यानी आपने अच्छे से स्कैनिंग कर ली है तो ऐसा नहीं है कि केवल आप मैच ही कर पाएंगे, आप फ्यूचर के लिए आपके पास ऑप्शंस ग्रोथ की भी आएंगी और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। यानी ये सारे ही पॉइंट्स हमें यही बताते हैं कि किसी तरीके से यदि आपने अच्छी स्कैनिंग करी बिजनेस एनवायरनमेंट की तो आप बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमने क्या कौन कौन से पॉइंट्स करे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक बार वापस देख लेते हैं उनको। पहला, आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज़ को और गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी और पहला एडवांटेज ले लिया जल्दी जाके। सेकेंड पॉइंट, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया और अर्ली वार्निंग सिग्नल को भी आइडेंटिफाई किया, अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिया आपने फिर। और तीसरा, टैप किया और असेंबल किया यूजफुल रिसोर्सेज को, किसको ध्यान रखते हुए? फ्यूचर में कस्टमर की डिमांड को ध्यान रखते हुए। और फोर्थ पॉइंट है, प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग करी जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से ही पॉसिबल थी। और फिफ्थ पॉइंट था, जो चेंजेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, उसके हिसाब से इंटरनल चेंजेस किए, मैच हो पाए जिससे कि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। और लास्ट वन, यदि आपकी स्कैनिंग प्रॉपर है, अच्छी है, तो उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से हमने आज स्टडी किया, अभी इंपॉर्टेंस को भी ओवर कर लिया। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करे, एक बार दोबारा देखते हैं क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने। पहले हमने बात की थी मीनिंग, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का किया। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की। तो मुझे लग रहा है आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। आप इसको एक बार दोबारा से घर पे बैठ के रिवाइज करिए और इससे रिलेटेड आपके पास यदि कुछ मटेरियल है, जो असाइनमेंट भेजा गया है, उसके अंदर जो केस स्टडीज़ हैं उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। केस स्टडीज़ देखनी है, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उसको रिव्यू करिए और अगेन इसको भी दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। जल्दी से हेल्प करेगा इससे आपको आगे फर्दर स्टडीज़ में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आगे भी उम्मीद करता हूँ मैं ऐसी ही वीडियोस भेजूंगा। बट आपके कमेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कुछ कमेंट्स दें, सजेशंस या कुछ आपको लगता है कि कोई क्वेरी भी है आपकी, तो आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू। थैंक यू फॉर दिस डे। वो अपनी स्टडीज़ घर पे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, स्टडी भी इंजॉय कर रहे हैं और घर के इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये सेम कंटिन्यू रखिए जब तक कि हम इस सिचुएशन से बाहर ना निकल जाएं जो अभी चल रही है हमारी कंट्री में। और जय हिंद, जय भारत। For till time, thank you so much.